यहां से लेकर के यहां तक ये सेंटेंस हो गया तुम्हारा अलग अलग टेंस का है। और पिताजी घर आ चुके थे, पिताजी घर आ चुके थे, तो ये सेंटेंस तुम्हारा हो गया अलग। तो अब यहां क्या है, यहां से जो है ये रवि के आने से पहले, ये हो गया एक अलग सेंटेंस। पिताजी घर आ चुके थे, ये हो गया अलग सेंटेंस। कहने का मतलब इस प्रकार के वाक्य में दो तरह के टेंस रहते हैं, एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस और दूसरा जो टेंस हम पढ़ रहे हैं वो पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो सेंटेंस पर ध्यान दो। रवि के आने से पहले, यहाँ रवि के आने से पहले यहाँ तक का जो सेंटेंस है वो हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पिताजी घर आ चुके थे ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले हम टेंस कौन सा पढ़ रहे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो इसलिए हम सबसे पहले लास्ट वाले सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। इस तरह के अगर वाक्य रहे तो सबसे पहले लास्ट में जो सेंटेंस रहेगा, चाहे वो जिस टेंस से भी बिलोंग करता हो, पहले उसी को हम ट्रांसलेट करेंगे अकॉर्डेंस विद स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर के अनुसार। तो अब सबसे पहले देखो यहाँ क्या है, पिताजी घर आ चुके थे। तो सबसे अब यहाँ पिताजी घर आ चुके थे, स्ट्रक्चर हमारा क्या कहता है, सब्जेक्ट लिखने के लिए तो सब्जेक्ट क्या हो गया, पिताजी, तो यहाँ लिखेंगे फादर। फादर हो गया। फादर हो गया, सब्जेक्ट हमारा फादर हो गया, क्योंकि पहले इसी को ट्रांसलेट करना है। अभी जस्ट आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि एट फर्स्ट वी हैव टू मेक द लास्ट सेंटेंस। लास्ट सेंटेंस हमारा क्या है, पिताजी घर आ चुके थे। तो अब यहाँ पर देखना है कि स्ट्रक्चर क्या कहता है, तो सब्जेक्ट कहता है। तो सब्जेक्ट क्या है, पिताजी, पिताजी की इंग्लिश क्या हो गई, फादर। अब फादर के साथ हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हैड, फादर हैड। अब उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर क्या कहता है, V3। तो क्रिया का तीसरा रूप, क्रिया को जो इसमें क्या है, आ मतलब आना। आना की इंग्लिश क्या होती है, कम। कम का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, कम कैम कम, कम कैम कम, यानी तीसरा रूप हो जाएगा कम। ठीक है, तो फादर हैड कम, पिताजी आ चुके थे, बन गया हमारा। अब क्या है, रवि के आने से पहले, फादर हैड कम, यहां तक तो हमने बना लिया, पिताजी घर आ चुके थे। फादर हैड कम का मतलब क्या हुआ, पिताजी घर आ चुके थे। अब क्या है, रवि के आने से पहले। तो सबसे पहले इस प्रकार के वाक्य को जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले यहां देखेंगे क्या लिखा हुआ है, पहले। तो पहले की इंग्लिश हम लिखेंगे, यहां तक बनाने के बाद सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पहले की इंग्लिश। तो पहले की इंग्लिश क्या होती है, बिफोर। बिफोर हो गया, पहले की इंग्लिश हम लिखेंगे बिफोर। बिफोर के बाद अब क्या करना है, इस सब्जेक्ट को लिखना, बिफोर। सब्जेक्ट क्या है यहां पर, रवि, तो बिफोर रवि हो जाएगा। बिफोर रवि क्या है, ये तो चूंकि ये सेंटेंस हमारा किस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के साथ क्रिया का दूसरा रूप लगता है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट रहे, किसी भी पर्सन में रहे, सभी के साथ क्रिया का दूसरा रूप लगता है। तो ये हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ चुका है। तो अब क्या है, यहाँ पहले की इंग्लिश हमने यहाँ तक, लास्ट वाला यहाँ तक बना लिए। लास्ट वाला बनाने के बाद सबसे पहले आएंगे यहाँ, तो पहले की इंग्लिश लिखेंगे। पहले की इंग्लिश हमने क्या लिख दिया, बिफोर। बिफोर के बाद अब क्या करना है, कि सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट क्या है, रवि। तो यहाँ पर हमने लिखा रवि, मैंने लिखा रवि। अब रवि के बाद क्या है, चूंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो सब्जेक्ट के साथ क्रिया का कौन सा रूप लगेगा, दूसरा। तो सब्जेक्ट क्या है, रवि। तो रवि के बाद यहाँ क्रिया देखो क्या है,
क्रिया क्या करता है? आने से पहले। आना मतलब आने की, आना मतलब आने मतलब आना, आना की इंग्लिश कभी होती है। तो रवि कम, आना की इंग्लिश कम होती है, तो कम का दूसरा रूप क्या हो जाएगा? कम, कैम, कम। यानी रवि के साथ क्रिया का कौन सा रूप लग जाएगा? दूसरा। यानी कम का दूसरा रूप क्या हो जाएगा? कैम। तो यहाँ पर लिखेंगे कैम। तो क्या हो गया? फादर हैड कम, पिताजी आ चुके थे। किसके आने से पहले? रवि के आने से पहले। तो बिफोर रवि कैम। तो इस तरह से हम बनाते हैं इस तरह के वाक्य को। इसी तरह का दूसरा वाक्य यहाँ नीचे लिखा हुआ है लास्ट, वो फिर से समझ लो, ताकि अगर पहले में वाक्य में समझने में परेशानी हुई होगी तो इसमें आसानी से समझ में आ जाएगा। ये क्या है? मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी। तो सबसे पहले अब ये भी देखेंगे कि इस वाक्य में भी दो तरह के टेंस हैं। तो सबसे यहाँ देखो, मैंने बतलाया कि पहले जो है, पहले तक हो गया एक टेंस हो गया। यहाँ ये हो गया आपका एक टेंस, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कैसे कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस? क्योंकि पहुंचने से पहले, तो पहुंचने से पहले जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को इंडिकेट करता है, डिनोट करता है। इसलिए इस तरह के वाक्य में हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिखा हुआ है अब देखो, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, यही है। तो इस वाक्य में भी इसी तरह से दो टेंस हैं। यहाँ पहले तक जो है वो हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वो हो गया, और ये गाड़ी खुल चुकी थी, ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस हो गया? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले हम किसे बनाएंगे? गाड़ी खुल चुकी थी, क्योंकि पहले तक यहाँ एक सेंटेंस हो गया, एक टेंस का हो गया, तो इसको तो पहले हम नहीं बनाएंगे। क्या मैंने कहा है कि इस प्रकार के वाक्य में सबसे लास्ट जो सेंटेंस होता है उसे हम पहले ट्रांसलेट करेंगे स्ट्रक्चर के आधार पर। तो पहले तक हो गया एक सेंटेंस, और गाड़ी खुल चुकी थी, ये हो गया दूसरा सेंटेंस। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? गाड़ी खुल चुकी थी। जैसे देखो यहाँ, तो यहाँ भी पहले तक का हो गया, पहले तक का हो गया एक सेंटेंस, ठीक है। पहले तक का एक सेंटेंस हो गया, और गाड़ी खुल चुकी थी, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। तो सबसे लास्ट वाला जो सेंटेंस है उसी को हम सबसे पहले ट्रांसलेट करेंगे इस स्ट्रक्चर के आधार पर। तो गाड़ी खुल चुकी थी, यही है हमारा स्ट्रक्चर। क्या कहता है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? गाड़ी। गाड़ी लिखेंगे, गाड़ी की इंग्लिश क्या लिखेंगे? यहां से लिखेंगे द ट्रेन। क्या हो गया? द ट्रेन। ट्रेन हो गया, ये सब्जेक्ट हमारा हो गया द ट्रेन। गाड़ी की इंग्लिश द ट्रेन। अब स्ट्रक्चर क्या कहता है? हैड लगाने के लिए तो हैड लगाओ, द ट्रेन हैड। अब क्या करता है? क्रिया का तीसरा रूप। क्रिया क्या है इसमें? में3 क्रिया क्या है? खुल मतलब खुलना। खुलना की इंग्लिश होती है स्टार्ट भी होती है, और डिपार्ट मतलब होता है प्रस्थान करना, DEPART। डिपार्ट में से होता है प्रस्थान करना, और स्टार्ट START, स्टार्ट मतलब होता है खुलना या शुरू होना। तो यहाँ पर क्रिया क्या करता है स्ट्रक्चर? क्रिया का तीसरा रूप। तो क्रिया क्या है? खुल मतलब खुलना। खुलना की इंग्लिश स्टार्ट, और स्टार्ट का तीसरा रूप क्या हो जाएगा? स्टार्टेड। यानी दूसरा और तीसरा रूप जो है वो सेम होता है। तो क्या हो गया? द ट्रेन हैड स्टार्टेड, ठीक है। द ट्रेन हैड स्टार्टेड, यहां तक हो गया। गाड़ी खुल चुकी थी, ये हमने ट्रांसलेट कर लिया। अब बचा ये सेंटेंस। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा है कि वाक्य में जो पहले लिखा हुआ है उसकी इंग्लिश लिखेंगे। तो पहले की इंग्लिश क्या होती है? बिफोर।
बिफोर, बिफोर हो गया। अब बिफोर के बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, मेरे, मतलब मेरे, तो मेरे का यहाँ क्या लिखेंगे, माई लगाएंगे। लेकिन यह अब देखो यहाँ पर तो ये कंफ्यूजन वाली बात है, यहाँ है तो लिखा हुआ मेरे, लेकिन अगर बिफोर माई लिख लगाएंगे तो सेंटेंस हमारा सही होगा। सेंटेंस अटपटा लगता है सुनने में, ये बिफोर माई रीच्ड द स्टेशन, ये तो अटपटा लग रहा है, सटीक नहीं बैठ रहा। इसलिए चूंकि सब्जेक्ट लगाना है तो माई को हम सब्जेक्ट नहीं बना सकते। माई के बदले में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर प्रोनाउन आई। मेरे माई भी प्रोनाउन है, हम सबको पता है कि माई जो है ये हो गया पजेसिव प्रोनाउन, यानी अधिकार सूचक सर्वनाम। दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है। तो यहाँ पर माई जो है, इस सेंटेंस में माई का जो यूज है वो पजेसिव प्रोनाउन है, या को इंडिकेट करता है, पजेसिव प्रोनाउन को डिनोट करता है। तो इसलिए हम माई को यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर फिर मीनिंग उसका जो है चेंज हो जाएगा। इसलिए माई के स्थान पर हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में आई का यूज करेंगे। ठीक है, बिफोर आई हो गया, क्या हो जाएगा, बिफोर आई, बिफोर आई हो गया। अब फिर ये चूंकि ये सेंटेंस किस टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, तो हम सबको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के साथ क्रिया का दूसरा रूप लगता है। तो अब इस वाक्य में क्रिया को जो क्या है, क्रिया पहुंचने, पहुंचने, पहुंचने मतलब पहुंचना। पहुंचना की इंग्लिश क्या होती है, पहुंचना की इंग्लिश रिच, REACH, रिच। तो रिच का दूसरा रूप क्या हो जाएगा, रिच्ड, और तीसरा रूप भी क्या हो जाएगा, रिच्ड, यानी REACHED, दूसरा और तीसरा ये दोनों रूप क्रिया के एक समान ही होते हैं, रिच के। ठीक है, तो क्या हो गया, रिच, रिच्ड, रिच्ड। ठीक है, तो बिफोर आई अब क्या हो जाएगा यहाँ, रिच्ड। बिफोर आई रिच्ड, तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरे पहुंचने के पहले। कहां पहुंचने के पहले, तो स्टेशन। ठीक है, तो बिफोर आई रिच्ड द स्टेशन। बन गया। इस तरह से जो है हम पास्ट परफेक्ट टेंस में इस तरह के वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं। बहुत आसान है, समझने का फर्क है। थोड़ा सा ध्यान दोगे तो कहीं बनाने में दिक्कत नहीं है, समझने में भी कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह के अगर वाक्य रहें तो सबसे पहले हम लास्ट वाले सेंटेंस को बनाएंगे, उसके बाद तब जा करके पहले वाले सेंटेंस को बनाएंगे। और हमेशा याद रखना, पहला सेंटेंस जो होता है इस तरह के वाक्य में, जो पहला सेंटेंस होता है वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में रहता है। ठीक है, तो आज ये हम लोगों ने समझ लिया। तो क्या बन गया, द ट्रेन हैड स्टार्टेड, गाड़ी खुल चुकी थी, बिफोर आई रिच्ड द स्टेशन, यानी मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले। भूल से भी यहाँ पर बिफोर के बाद माई का प्रयोग, माई का यूज नहीं करना है, क्योंकि आई हैव जस्ट टोल्ड यू माई जो है, माई हुआ, योर हुआ, हर हुआ, हिज हुआ, ये जो सब जो हैं ये जो प्रोनाउंस हैं इन्हें हम पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। और उसी जगह पर अगर रहता माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, डैम सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स, डैम सेल्फ्स, इट्स सेल्फ, ये सारे के सारे प्रोनाउंस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो पहले भी क्लास में मैंने बतलाया था, पार्ट्स ऑफ स्पीच जब पढ़ाया गया था फर्स्ट ईयर में, तो उसमें भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये सारे प्रोनाउंस को मैंने बतलाया था। तो हमेशा याद रखना है कि स्थिति को देखते हुए, सेंटेंस के मीनिंग को और टेंस को देखते हुए हम किसी भी प्रोनाउन का यूज करते हैं। यहाँ पर जैसे आई भी एक प्रोनाउन है, लेकिन ये कौन सा प्रोनाउन कहलाया, पर्सनल प्रोनाउन, यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो ध्यान रखना है। माई सेल्फ, जैसे आई का स्वयं, माई सेल्फ का मतलब होता है स्वयं, तो आई का स्वयं क्या हो जाएगा, माई सेल्फ। जैसे मैं स्वयं खाना पकाता हूँ, तो आई कुक माई सेल्फ। तुम स्वयं पढ़ते हो, तो यू रीड योर सेल्फ। तो इस तरह से जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन के प्रयोग किए जाते हैं। तो फिर हमने क्या समझा
द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। गाड़ी खुल चुकी थी मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले या मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। तो इस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस वो बनाया जाता है। अब तुम लोगों का काम है कि इसके हिंदी के पहचान चिन्ह और इंग्लिश के पहचान चिन्ह इन दोनों को माइंड में रखना है और इसको फॉलो करना है स्ट्रक्चर को, ठीक है, ताकि आगे दिक्कत नहीं हो। आज मैं सिर्फ तुम लोग को 5 दे रहा हूँ बनाने के लिए, 5 बना लेना है, 5 नहीं 10 ले लो, क्योंकि थोड़ी सी एक्टिविटी होनी चाहिए। अभी जो जहाँ क्लास लगभग क्लास बंद ही हैं बहुत सारे क्लास बंद ही हैं, कोई क्लास चल भी रही है, तो फिर कुछ ना कुछ करने के लिए तो एक्टिविटी चाहिए और सभी सब्जेक्ट पर फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश के साथ साथ फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायो है, जो भी सब्जेक्ट है उस पर फोकस करते हुए इंग्लिश को भी देखना है, क्योंकि यही इंग्लिश जो है तुम्हारे मार्क्स को जो है वो बढ़ाता है, रिजल्ट को बनाने में हेल्प करता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम पढ़ते हैं नॉलेज के लिए, वी स्टडी फॉर नॉलेज नॉट फॉर पासिंग इन द एग्जामिनेशन। ये हमारा मोटो नहीं है, ये हमारा एम नहीं है कि सिर्फ पास हो जाना है, इंटर किसी तरह से 12th कर लेना है, दैट इज नॉट सो फेयर। हमारा उद्देश्य क्या है? आवर एम इज वी हैव टू गेन मोर एंड मोर नॉलेज इन एनी सब्जेक्ट। किसी भी विषय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान को प्राप्त करना है, यही हमारा उद्देश्य है। और ज्ञान कभी भी बेकार नहीं जाता है। नॉलेज नेवर गोज इन वैन। समझ में आई बात? इसलिए ये मत सोचना कि किसी तरह से 12th कर लेंगे, चलो इंग्लिश पर कौन ध्यान देता है, किसी तरह से तो पास हो ही जाएंगे। लेकिन ये भूल है, पास तो हो जाओगे किसी तरह से, लेकिन आगे जो भी तुम किसी भी कंपटीशन में बैठोगे या कोई भी चीज़ में, अगर तुमने कोई भी आगे कोर्स लिया तो उसमें बगैर इंग्लिश का कोई गुजारा नहीं है। इसलिए इंग्लिश को इम्प्रूव करना, इंग्लिश का मोर एंड मोर ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेने से ही तुम्हारी आगे की जो तुम्हारी पढ़ाई है, आगे की जो स्टडी है, चाहे वो कंपटीशन हो या कोई भी ऑनर्स हो या कुछ भी करो, कोई भी कोर्स करो, उसमें बगैर इंग्लिश का कोई गुजारा नहीं है। इसलिए नेवर अवॉइड बी इंग्लिश। अंडरस्टैंड? लिखो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, कॉपी में लिखो फटाफट, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। हो गया? लिख लिए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। चलिए नंबर 1 लिखिए। वर्षा हो चुकी थी, वर्षा हो चुकी थी। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 लिखिए। वह विद्यालय से वापस आ चुका था। ध्यान देना है सेंटेंस को। वह विद्यालय से वापस आ चुका था। इस वाक्य में 2 वर्ब हैं, एक तो वापस है और दूसरा आ मतलब आना। तो अब ध्यान रखना है कि किस वर्ब को हम मेन वर्ब बनाएंगे, वो ध्यान रखना है। वह विद्यालय से वापस आ चुका था। नंबर 2 हो गए। नंबर 3 लिखो। मेरी माँ स्वादिष्ट भोजन पका चुकी थी। मेरी माँ स्वादिष्ट भोजन पका चुकी थी। नंबर 4 शिक्षक हम लोगों को नया पाठ पढ़ा चुके थे। शिक्षक हम लोगों को नया पाठ पढ़ा चुके थे। नंबर 5 में लिखिए पक्षी वृक्ष के ऊपर उड़ चुके थे। पक्षी वृक्ष के ऊपर उड़ चुके थे। नंबर 6
मोहन मोहन कुएं में कूद चुका था। मोहन कुएं में कूद चुका था। ठीक है, ध्यान रखना है। वे लोग समय पर सभा में पहुंच चुके थे। वे लोग समय पर सभा में पहुंच चुके थे। नेक्स्ट, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। नेक्स्ट, सूर्य डूबने से पहले किसान घर आ चुके थे। सूर्य डूबने से पहले किसान घर आ चुके थे। नेक्स्ट, निधि चाय पी चुकी थी। निधि चाय पी चुकी थी। नेक्स्ट लिखो, मोहन बाजार से किताब ला चुका था। मोहन बाजार से किताब ला चुका था। अब लास्ट लिखो, हम सबों ने अपना काम नियत समय पर समाप्त कर चुका था। हम सबों के जगह पर हम लोगों ने कर दो। हम लोगों ने अपना काम नियत समय पर समाप्त कर लिया था। ठीक नहीं रहेगा, कर चुका था, या ऐसे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। यहाँ पर एक काम करो, सेंटेंस को सही करो। हिंदी में हम लोगों को मत करो, ना तो हम सबों को मत लिखो, कट करो इसको, लिखो हम लोग अपना काम नियत समय पर कर चुके थे, समाप्त कर चुके थे। हम लोग अपना काम नियत समय पर समाप्त कर चुके थे। अब सेंटेंस सही है हिंदी में, ठीक है। अब तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम लोग अपना काम नियत समय पर समाप्त कर चुके थे। बस इतना सा ही बनाना है। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो बोलना है। और इसमें V3 का यूज़ करना है। और मेरे ख्याल से जो भी वर्ब्स इसमें हैं सभी के मीनिंग तुमों को मालूम ही होंगे। बुक से भी हेल्प ले लेना है। अगर उससे भी ज़्यादा परेशानी हो तो पूछ लेना है, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं स्टॉप करते हैं। कल फिर हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, लेकिन इसका बना करके कल भेज देना है एनी हाउ, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। ओके, सी यू।